वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मुझे यकीन नहीं था भाई कि मैं आपको इतना जल्दी दोबारा मिलूंगी। मैं हुमायूं यूसुफ, डायरेक्टर पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस से। आप की मुलाकात थी मेरे साथ मैनचेस्टर में हमारे काम के हवाले से, और अभी चंद हफ्ते पहले लंदन में ऑनलाइन आपने मेरा प्रेस रिलीज ज्वाइन किया। आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन के दोस्त भी हैं, ऑफिशियल एलाइज भी हैं, तो हम कॉलीग्स भी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपको। आप काइंडली खामोशी तैयार कीजिएगा। मैडम सवाल करने जा रही है। मैडम काइंडली सवाल कीजिएगा, हमारे पास वक्त थोड़ा है। डायरेक्ट सवाल कीजिएगा ताकि नॉन वेटिव जवाब दें प्लीज। आप जानते हैं भाई कि मैं ह्यूमन राइट्स लॉयर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस की, और मैंने अभी यूएस और 15 और मुल्कों में, जैसे आप जानते हैं, मैग्निस्की की जो सैंक्शंस हैं वो आसिम मुनीर पे केस किए हैं। अभी आप आसिम मुनीर के हवाले से थोड़ा सा बता रहे थे कि आप ये मत समझो कि एक जनरल को हमने ख़त्म कर दिया, हम ये केस भिन्न हो गए तो सब कुछ भिन्न हो गया। आप थोड़ा सा अपने अल्फाजों में बताएं कि अगर बिलफर्ज 1 साल बाद PWA और मैं ये केस जीतती हूँ इन मुल्कों में, तो एस्टैब्लिशमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। उससे फर्क इस तरह पड़ेगा, जब एक को सजा होती है ना तो बाकियों की घंटी बजती है। ये जो मेरे साथ किया एस्टैब्लिशमेंट ने, अहमद मीर की बात आपने सुनी, उसने क्या कहा? उसने कहा हमें ये एक पैगाम दिया गया कि हम तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं। तो ये अगर आप इस केस को जीतते हैं तो आप पूरी एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम देते हैं आइंदा कई सालों के लिए कि हम तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं। तो दिस इज वाई आपकी एफर्ट बहुत अच्छी है, आपकी कोशिश है, आप उसको जारी रखें। मैं जब सोच की बात करता हूं ना, तो सोच को हराने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं, उनमें एक ये भी है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। इमरान खान साहब के लिए एक सवाल, सॉरी आपके लिए एक सवाल है। आपने एक बहुत खूबसूरत तकरीर की, उसमें इंस्पायरिंग तकरीर थी, और आपने जब ये कहा कि हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, बार बार ये प्रॉब्लम इसलिए है कि हम पाकिस्तानी लेडीज जो है वो अपने आप ही बैठ के बातें करते हैं, और कभी भी जिस मुल्क में वो रहते हैं उसके पॉलिटिशियंस या उसके मीडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा हुआ। तो आप एक सहाफ़ी, अगर सहाफ़ी हो, हमारा रेडियो TV प्रोग्राम है यहाँ पे, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे एक्सपैट्रिएट्स जो हैं उनको पॉलिटिशियन को बताना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट की आवाज़ उठानी चाहिए। और अपने ह्यूमन राइट, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद ब्रसेल में बार ऑफिस है ह्यूमन राइट का और इस्लामोफोबिया के खिलाफ। तो आप भी जो है सिर्फ इसको सिर्फ पाकिस्तानियों तक नहीं रखें, बल्कि यूरोपियन मीडिया जो है उसके साथ, और हम आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी अच्छी सजेशन है आपकी, और ये अमेरिका में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने किया भी है, और यूके में भी ये कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी ने किया है। कुछ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ पॉलिटिकल लोगों से मेरी भी मुलाकात हुई है। यूरोपीय यूनियन के कुछ लोग हैं, उनको भी एंगेज कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो बड़ा तगड़ा है, और बहुत सारी चीजों में वो काफी अंदर तक सिस्टम के अंदर काम करते हैं। तो इसको अगर आप ऐसे एंगेज करेंगे उतना बेहतर होगा। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं करने जा रहे ना, पाकिस्तान के किसी सिस्टम को हम पूरी तरह तबाह करना है, ऐसे सिर्फ उसको ठीक करना। जहां पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है वहां हमें सिर्फ आवाज उठानी, निशानदेही करनी, और पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ये दबाव रखना है, चाहे वो गवर्नमेंट X, Y, Z किसी की भी है, दबाव ये रखना है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बंद की जाए। थैंक यू वेरी मच सर। इमरान साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आजकल आपका दिल राजा से कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसे शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है। आज उनका फिर एक वीलॉग आया है ओपन हाथ के नाम से। आपने एक वो सोहराब शायद उनको इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने कहा था कि रीजन बताई थी कि मैं क्यों इस केस में गवाही नहीं देना चाहता। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि वकील जब तक आप मुकदमा अदालत में ना लेके जाएं, वो आपको कैसे कह सकते हैं कि आप ये हरा हुआ मुकदमा आप ना करें। ये सिर्फ एक खबर होगी, ये इम्पॉसिबल है। आप लड़ना कैसे छोड़ सकते हैं? आप अरशद शरीफ का कोट करते हैं कि आप अपना पेपर वर्क पूरा रखें, आप दरवाजा खटखटाते रहें, रिजल्ट की परवाह ना करें। आपने इसको वायोलेट किया। दूसरा, आपने कहा कि आपने 4 बंदों को आपकी वजह से वहां पे असाइलम मिला है। वो भी जाहिर है अदालत में गया केस, अदालत ने आपकी बात मानी, इसका मतलब है कुछ वैलिडिटी थी तो आपकी बात मानी गई। फिर आपने
आपने कहा कि शहजाद अकबर की गवाही है वो भी उसमें नहीं काम आई। आपकी गवाही और शहजाद अकबर की गवाही में फर्क है। आपने भुगता है उस निजाम को, उन्होंने वो निजाम नहीं भुगता, उन्होंने वो टॉर्चर नहीं सहा। आप क्वेश्चन मेरा यही है कि आपने उनकी गवाही देने से क्यों इनकार किया? आप क्यों, एक मिनट लास्ट, आप ISI से क्यों लड़े? आपने क्यों ये कहा कि आप अगर गवाही देते हैं तो आपको नुकसान होगा? मैं आपको लिख के देती हूँ, आप अपना एक वीलॉग कर दें पहले कि मैं अदालत में आदिल राजा के हक में गवाही देने जा रहा हूँ। डजंट मैटर मैं जीता हूँ कि नहीं। शुक्रिया आपको शुक्रिया आज कुछ नहीं कहना। शुक्रिया शुक्रिया। बहन सादी बात यह है कि ये उल्टा लटक जाए, मैंने नहीं देनी गवाही। मैंने जबरदस्ती तो किसी की बात आज तक मानी ही नहीं। बदमाशी तो मैंने आसिफ मुनीर की नहीं मानी, बदमाशी तो मैंने उस ब्रिगेडियर की नहीं मानी जिसने मुझे अगवा किया था, तो मैं इसकी रिटायर फौजी की मानूंगा? वजह बताता हूं। आज आप क्योंकि आपको उसने सवाल दिया, आज आप वजह सुने सारे। वजह बताता हूं। मैं कैद से वापस आया, इस आदमी ने मेरी फैमिली से बार बार राब्ता किया और इसने मेरी फैमिली को कहा कि मेरी इमरान रियाज से बात कराओ, मुझे क्रेडिट चाहिए। किस बात का? जितनी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में फैलाई, झूठी फैलाई, जो मेरे बारे में बोला सब झूठ बोला। मेरी फैमिली को वो जगह बताई, वो बेचारे वहां मारे मारे फिरते रहे। झूठ बोलता रहा उनको फोन करके, झूठ बोला मेरी फैमिली के साथ। नंबर 1। नंबर 2, जब मैं वापस आया तो मुझे सबने बताया कि इसने बहुत गंद मारा है इमरान भाई आपके बारे में। ये आवाज उठा के व्यूज तो लेता था, लेकिन ये वारदातें डालता था। इसने सारे बंदों को वहां पे, जितने बंदे थे वहां पे मौजूद, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, उन सबको इसने कंट्रोवर्शियल बनाया। मेरी जान से प्यारा मेरा भाई अली अशफाक, वो मेरे ऊपर लेट के बहन उसने मार खाई है जब लोग मुझे मार रहे थे आज से 25 साल पहले। मैं कहां से लाऊंगा ऐसा दूसरा? आज यहां मुझे कुछ हो जाता है ना तो ये सोशल मीडिया पे एक वीलॉग करेगा, वो मेरे लिए वहां से फ्लाइट लेके यहां पहुंचेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बारे में खबर चलाई कि मुझे ISI ने डील करके छोड़ा, मेरे बारे में खबर चलाई। वैसे मैं इसको डिस्कस क्यों कर रहा हूं? ये दो फौजियों की लड़ाई है, आपस में लड़ने हुए। इमरान भाई शुक्रिया। इमरान भाई, सबसे पहले आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी और मैंने बड़े गौर से सुनी। मेरा सिर्फ एक सवाल है, हम यहाँ सब इसलिए इकट्ठे हुए कि पाकिस्तान का निज़ाम बहुत हद तक बिगड़ चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ल अली चिश्ती ने अपनी बुक में बात लिखी है कि पाकिस्तान का निज़ाम उस दिन ठीक हो जाएगा जिस दिन हर आर्मी चीफ अपनी मुद्दत पूरी करके घर चला जाएगा, किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। आपने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया। तो क्या खान साहब, ये बाजवा को एक्सटेंशन PTI की हुकूमत में नहीं मिली थी, क्या खान साहब भी वही गलती नहीं करते? और मेरा ख्याल है कि अगर खान साहब वो गलती ना करते और उस वक्त स्टैंड लेके हुकूमत जाती तो शायद वो झूठे करप्शन के केसों से भी बच जाते। और ये सारी शुक्रिया शुक्रिया जी। ये आपकी बात 100% ठीक है और ये आपको ही नहीं, इमरान खान को भी इदराक है और उन्होंने कई मरतबा ये बात कही है इमरान खान कि मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे के बहुत बड़ी गलती की, मुझे ये एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, मुझे इसका पछतावा है। इमरान खान ने कई दफा ये बात की है। ये जुर्रत भी सब में नहीं होती, लोग गलतियां करते हैं लेकिन उन्हें मानते नहीं। इसके लिए बड़ी जुर्रत चाहिए होती है। मैंने बलोचों से जाकर चौक में खड़े होकर हाथ जोड़ के माफी मांगी कि यार मैंने आपके बारे में नेगेटिव कमेंट बोला था, मैं यहाँ माफी मांगने के लिए आ गया हूँ। तो मुझे पता है कि वो कितना मुश्किल था। तो इमरान खान साहब ने पब्लिकली इसके ऊपर जो है वो अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मेरे आगे आ गई और आइंदा भी कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। कोई भी महकमा है, कोई भी इदारा है, सबको अपने टाइम पे रिटायर होना चाहिए ताकि जो नीचे से लोग आ रहे हैं उन्हें मौका मिले काम करने का। आप बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल शुक्रिया इमरान भाई जी। अगला सवाल। आइन हकूक का साथ दें और सोशल मीडिया को एज ए टूल बना के आप हक की आवाज बुलंद करें। लेकिन पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग हैं वो तो जब आप आइन, कानून और इंसाफ की बात करते हैं तो वो आपको हकदार करार देते हैं।
तो हम इस चीज को कैसे काउंटर करें? इमरान खान ने तो अवाम में नजरिया एक पैदा कर दिया है, लेकिन आपको गद्दार करार दिया जाता है अगर आप हक की बात करें तो। इसको कैसे काउंटर? शुक्रिया शुक्रिया। मेरे पास गद्दारी की लगभग 25 याद है और उन सब में मैं बाइज्जत बरी हूँ, तो मैं तो उन्हें संभाल के रखूंगा अपनी आने वाली नस्लों के लिए। ये आपको तमगीर लग रहे हैं, ये कोई आप ये ना समझें कि आपको कोई कह देगा कि गद्दार है और आप गद्दार हो जाएंगे उसके कहने से। आप गद्दार नहीं हैं, आप वहीं पे वतन है और पूरा पाकिस्तान इस बात का गवाह है। सिर्फ मेरी एक गुजारिश है कि जब भी कभी हम बात करेंगे, हम किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाएंगे। जब भी हम कभी बात करेंगे, हम किसी की तस्दीक एक सर्टेन लेवल से आगे हम लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। हम गालन गलौज के अंदर नहीं जाएंगे, हम लॉजिक के ऊपर बात करेंगे। गाली वो शख्स देता है जिसके पास दलील खत्म हो जाती है, वो आपको गाली देना शुरू कर देता है। तो जहां दलील होती है वहां पे फिर गाली नहीं लोग देते। आप अपनी दलील के साथ अपनी बात सामने रखें। आपको गद्दार कहते हैं, कहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिल मुतमईन होना चाहिए। थैंक यू। वो देखा है पिछले 3 सालों में कि हमने वोट भी दिया है, मतलब पाकिस्तानी लोगों ने वोट भी दिया है, उन्होंने बाहर निकल के इंतजार किया है और फिर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर हमने आपके व्लॉग देखे, औरों के व्लॉग देखे और पता चला कि ये सब कुछ जो कर रही है ये मिलिट्री कर रही है। लोगों ने मिलिट्री के खिलाफ भी आवाज उठाई, ओवरसीज लोगों ने, मगर उसका भी इतना वो इफेक्ट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था मेरी नजर में। तो तब जाके हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि पीछे इसके क्या है जिसकी वजह से कुछ हो नहीं रहा। तो जब पता चला कि इस मिलिट्री के पीछे अमेरिका है, जिसे भी बात करें, क्योंकि अमेरिका हमारी फौज के पीछे है, कंक्लूड करें जल्दी। वही जर्नल लगाते हैं, तो क्यों ना हम सब लोग बजाय ये कि पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर एहतजाज करें, अब से शुरू कर दें, अमेरिकन एम्बेसी के बाहर एहतजाज करें और उनको बताएं अपने मुल्कों में वो डेमोक्रेसी चाहते हैं, मगर हमारे मुल्क में जनरल को ला के बिठा के डिक्टेट करवाते हैं। इस पे आपका क्या व्यू है? देखिए, ये एक आपकी तजवीज़ है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी अगर इसके ऊपर इत्तेफाक करे और आप लोग ये करना चाहें तो ये एक टूल हो सकता है प्रेशर बढ़ाने का। आपकी बात में बड़ी लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि इसमें लॉजिक नहीं है। देखिए, आप पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर जाते हैं, वो सरकारी मुलाजिम होते तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। और पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है नहीं, कोई चीज रिपोर्ट भी नहीं होती। ये तो यहाँ से लिखकर भी ये भेजते होंगे सर 3 लोग आए थे, चाहे आप 300 आए होंगे, इधर 3 लोग आए थे, बिल्कुल नाकामी है, कोई चक्कर नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स कर, ये तो ऐसे करते होंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि अमेरिकन के ऊपर आपको लगता है दबाव डालने से वो पाकिस्तान के अंदर वो गंदा खेल बंद कर देंगे जो लंबे अरसे से खेला जा रहा है, तो इट्स अ गुड आइडिया है। इसके ऊपर जरूर आप लोगों को सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से शुक्रिया इमरान भाई। मेरे ख्याल से ये जो आपका आईनी और कानूनी हक है, आपको अमेरिकन एम्बेसी के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी एक तो हम जाए नहीं, पहली बात तो ये ना कि हम कभी गए नहीं है। अगर गए हैं तो मुश्किल से 1-8 बार गए हैं, हम जाके देखें तो सही, वहां पे जाके हम उनको पैगाम तो दें। और 22 नवंबर को एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है और आप तमाम लोगों से, आप जैसे हीरो से, आप जैसे शहजादों से रिक्वेस्ट है, एम्बेसी के बाहर आइएगा 1 बजे, क्योंकि जब तक हम उनको बताएं कि नहीं हमारी एम्बेसी है, वहां पे हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो हमारे पाकिस्तान के नुमाइंदे, हमने उनके थ्रू पाकिस्तान में पैगाम पहुंचाना है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने अपना पैगाम उनको जरूर देना है। इसके लिए मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, यहाँ पे मौजूद है कि 22 को एम्बेसी के बाहर 1 बजे सब पहुंचिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा जी। अगला पाकिस्तानियों, तो मेरा तल्लुक आजाद कश्मीर से है और बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। आपकी बातें मैं आपको बहुत फर्क होता, आपकी बातें मैंने सुनी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कौन कितना बहादुर है, कि जिनके हम नगमे गाते हैं तराने। मैंने देखा है कि वो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, एक इंडियन स्पाई नीचे आ गया तो हमने जाके इतला दी, मैं बच्चा था, हमने इतला दी जाके कि भाई इंडियन स्पाई आएगा, उन्होंने कहा आप इसकी तलाशी लो फिर हम आएंगे। सवाल ये है कि हम जानते हैं कि कौन कितना बहादुर है। हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में एक शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह के सहारे पे वो जेल काट रहा है। मैं अपनी कौम को ये नहीं कहता कि आप बुज़दिल हैं, लेकिन उसका सारा तो रब की जात पे है। लेकिन पाकिस्तान में जो ताकतें हैं वो किस वजह से, क्योंकि वो मजबूत है, आपने कहा कि वो मजबूत है, इसलिए वो हुक्मरानी कर रहे हैं। जब अवाम
बुजदिली का मुजाहरा करेगी। अवाम ने वोट दिया है लेकिन अवाम हक में बात नहीं करती। यहाँ पे आप 200 बंदे से पूछे और जी में हम कर देंगे, बोलेंगे नहीं। जब जमहूरियत ही नहीं है, अदारे ही नहीं है, माशाअल्लाह वहां पे लगा हुआ है, तरमीम हो गई है, ताहयात हो गया है, तो फिर वो अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, हक की आवाज सबसे बड़ी है। लेकिन वो कौन सी आवाज होगी, कौन सी ताकत होगी जो इमरान खान को उनकी जेल से, उनकी इस गिरफ्त से निकालेगी? ये अवाम ही है। तो ये अवाम को निकलना पड़ेगा और ये बात करनी पड़ेगी। इमाम ने पहले बताया हमें एक तो बतौर कौम ना जल्दी बहुत होती है, हमें लगता है कि आनंद फानंद सारा कुछ हो जाए, हमें फौरन से पहले सारी चीजें होती हुई दिखाई देनी चाहिए। मैं भी ऐसा ही। बांग्लादेश की हम मिसाल लेते हैं तो बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने 15 साल मारा था और क्या मारा है उसने। आप वो कहानियां पढ़े और सुने और उनके केसेस देखे, आप हैरान हो जाए जो जुल्म हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में की। श्रीलंका में देख लें, कहीं भी देख लें, पाकिस्तान में तो अभी 3 साढ़े 3 साल, हालांकि हम बड़े अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में और केपीके के जो सेटल्ड एरियाज हैं या शहरी इलाकों में ये चीजें हमने पहली दफा इतना बड़े पैमाने पे विटनेस की है। लोगों ने ये तो बता दिया है कि वो इस सारे सिस्टम से मुतनफ़र है 2024 में। आप खातिर जमा रखें, ये पाकिस्तानी जो है ना बड़े रिजिलियंट, और पाकिस्तानी देर जरूर करेंगे, ताकीद जरूर करेंगे, लेकिन गलती नहीं करेंगे। एक वक्त आएगा कि हम शायद अपनी जिंदगी में ये देखेंगे कि पाकिस्तान में लोगों के पास ऐसी आजादी होगी जैसी आपको सही जमहूरी मुआशरों में मिलती। ये हो गई। शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने रिसेंटली अभी ये बताया है कि जो रेवोल्यूशन आया अभी बांग्लादेश में, वो हसीना चली गई, उसके बाद या उससे पहले श्रीलंका में हुआ तो उसका प्रेसिडेंट वहां से निकल गया, और फाइनली वो नेपाल में आपने देखा कि वहां पे ये हुआ। सो हम रिजिलियंस करते हैं, जो पाकिस्तानी नेशन है इसमें है, मतलब हर चीज का एक्शन का रिएक्ट करती है। लेकिन मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम में ये जो रिजिलियंस है वो कब मतलब आएगी? जैसे आप देख लें कि हमारा आज के दिन जो अभी आपने बोला कि हमारे 2 जस्टिस जो है सीनियर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, इसके बाद तो हमारा पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो गया। उस कोलैप्स के बाद अब हमारे कुरान में भी अल्लाह कहता है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि जो नाउमीदी है, मायूसी है, वो गुनाह है। हम लोग वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सर आप हमें काइंडली ये बताएं कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्यों हो और कैसे होगा? देखिए सर, अब वो सवाल तकरीबन रिपीट हुआ। मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस तरीके से ये मुल्क चला रहे हैं ऐसे तो कोई भी मुल्क नहीं चलता, मईशत भी नहीं है। आप कब तक दुनिया से पैसे मांग मांग कर मुल्क चलाएंगे? लोगों को, सरमायाकारों को पाकिस्तान के सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है और उसकी वजह से लगातार पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, पाकिस्तानी भी पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो सूरत में बेहतरी आने की बजाय उसमें खराबी आ रही है। ये भी एक तरह का बोझ और प्रेशर है जो इस वक्त पूरे निजाम के ऊपर है। आप लगातार पैसे मांग मांग के मुल्क को चलाएंगे तो आपको दुनिया की बहुत सारी ऐसी बातें माननी पड़ेगी जो प्रेशर को मजीद बढ़ाती जाए, आपको माननी पड़ेगी, और उससे आपकी मकबूलियत ना सिर्फ इफेक्ट होगी बल्कि पब्लिक के अंदर रिएक्शन बढ़ेगा। लोग कब खड़े होंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये जानता हूं कि लोग ज़हनी तौर पे ये, आप देखें ना, कोई भी चीज आपने करनी है सबसे पहले अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करेंगे ना, फिर आप प्रैक्टिकली उस चीज को करेंगे। मैंने अगर ये गिलास भी उठाना है तो सबसे पहले मैंने अपने दिमाग को कमांड दी ना, मेरे दिमाग में, फिर मैंने इसको उठाया। तो पाकिस्तानी कौम को एक्चुअली जो उनके दिमाग में कमांड आ रही थी वो उनको पता है। ये जो इसकी नीयत है वो लोगों की बन चुकी है। हर पाकिस्तानी कहता है कि इंकलाब कब आए, तो मैं इसका आपको जवाब देता हूं एक शेर की सूरत में, और वो बड़ा सादा सा है कि जबर का मौसम कब बदलेगा, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप वो फिर से खराब होना शुरू हो गई है, और उसका आपने कल इफेक्ट भी देखा कि जैसे बम अटैक शुरू हो गए हैं। तो आप इनकी रिलेशनशिप को किस साइड पे जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि खान साहब के दौर में तो बहुत बेहतर हो गए थे। देखिए, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, हम अफगानिस्तान को एंगेज कर देते,
हम अफगानिस्तान को एंगेज कर देते, लेकिन हमने पीटीआई को एंगेज कर दिया और हमारा वजीर खारजा अफगानिस्तान गया भी नहीं। इंडिया के बहुत बुरे ताल्लुकात थे तालिबान रजीम के साथ, लेकिन उन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया और उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर कर दिए तालिबान के साथ। हमने जो अच्छे ताल्लुकात थे उन ताल्लुकात को बिगाड़ दिए इस डर से कि वेस्ट हमसे नाराज ना हो जाए। लेकिन जब अमेरिका हंसी खुशी अफगानिस्तान से निकल रहा था तो तब हमारे हुक्मरान कह रहे थे कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। आज वही हुक्मरान जो है वो अफगानिस्तान को गाली दे रहे हैं क्योंकि अब अमेरिका को वहां पे बेसिस चाहिए। वो ये कहते हैं हमें बगराम एयरबेस आप वापस करें। तो इसको ना हम अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करते हैं उन ममालिक की मर्जी से जिनकी मदद से हम दुनिया से आलमी इदारों से पैसे इकट्ठे करते हैं। तो ये आजाद पॉलिसी नहीं है, इसका हमें नुकसान होगा। आप अफगानिस्तान से जंग लड़ेंगे, मैं पाकिस्तानी फौज से तो वो अच्छा नहीं लड़ सकते ना। हमसे तो इंडिया लड़ते हुए डरता है, ये क्या मुसीबत फौज है। तो अफगानिस्तान को तो डर लगेगा। और अफगानिस्तान के पास ना तो एयरफोर्स है, ना उनके पास उस तरह के हथियार है। वो आपके साथ कन्वेंशनल वॉर में नहीं जाएंगे, वो आपके साथ वही करेंगे जो उन्होंने नेटो के साथ किया। फिर आपके यहां पे एक बदमनी पैदा हो जाएगी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। तो हमने कुछ भी करके चीजों को सेटल करना, दहशतगर्दों को खत्म करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन दहशतगर्दों को खत्म करना अपने शहरियों को बचाकर, हमारे लोगों को पहले यकीन दिलाया जाए कि उनके वसाइल महफूज रहेंगे, उन्हें यकीन दिलाया जाए कि उनके घर उन्हीं के घर रहेंगे, उन्हें यकीन दिलाया जाए कि ये आखिरी ऑपरेशन होगा। लेकिन अब 20 हमने बड़े ऑपरेशन कर लिए, हजारों हमने छोटे ऑपरेशन कर लिए, अभी तक अमन नहीं आया। आप ये एक और ऑपरेशन करने जा रहे हैं, क्या गारंटी है कि इससे अमन आ जाएगा। इस बात से खैबर पख्तूनख्वा के लोग डरते हैं और हर ऑपरेशन में नुकसान जो है वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का होता है और लोग मजीद पीछे चले जाते हैं। एक घर के अंदर अगर थोड़ी सी लड़ाई हो जाए ना तो वो घर 1 महीना 2 महीना पीछे चला जाता है। एक मोहल्ले में 2 लोग आपस में लड़ पड़े तो उनका बेचारों का नुकसान हो जाता है। ये तो पूरा एक बड़ा ऑपरेशन है जो बड़ा, जिसमें भारी हथियार इस्तेमाल होते हैं। तो ये लोग 10 साल 15 साल बेचारे जो कमाई होती है, जो बनाया होता है, वो पीछे चले जाते हैं। स्वाद में भी लोगों के साथ ये हो, फिर लोगों को कंपनसेट नहीं किया जाता। तो साथ ही बात ये है कि हमें दहशतगर्दों का मुकाबला जरूर करना है, उनसे लड़ना जरूर है, लेकिन बिखर के नहीं, इकट्ठे हो, कंसेंसस के साथ आपस में मुशावरत करके। और अफगानिस्तान को अगर हम बतौर एक स्टेक होल्डर इस सारे अमल में अंदर रखने में कामयाब हो गए तो ये काम हम आसानी से करेंगे। यानी ये उतना मुश्किल होता जाएगा जितना आप अफगानिस्तान से दूर होते जाए। आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए उनके साथ। पाकिस्तानी हुकूमत ने, देखे सच्ची बात है, कोशिश की, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन मामला इतने कॉम्प्लेक्स हैं और पीछे नफरत इतनी फैल चुकी है और हमने वक्त इतना जाया कर दिया है कि अब चीजें उस तरह हमारे हाथों में नहीं है। और एक हमारा आपस में ना एतमाद का भी फुकदान और ज्यादा। हम स्टेटमेंट में कह देते हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, फिर हम उनके साथ बैठ के शाम को मुज़ाकरात करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें खलूसे नियत के साथ चलना पड़ेगा। अफगान हुकूमत को भी 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनकी फौज रवायती जंग में पाकिस्तानी फौज से नहीं लड़ सकती, उनका बहुत नुकसान होगा। लेकिन फायदा पाकिस्तान का भी नहीं होगा इस लड़ाई में। तो जितनी जल्दी पूरी कौम इकट्ठी हो, ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पे पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत, वहां के जो कबायली लोग हैं, जो अमन जरगा बड़ा वाला नया जरगा अफगानिस्तान का है, इन सारों को इकट्ठा किया जाए, ये बैठे और हमेशा के लिए दहशतगर्दी को एलिमिनेट करें। फिर आप ये देखेंगे जो काम सालों में नहीं हुआ वो आपको चंद महीनों में नजर आ जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़ा मुस्तफ़ा, रेडियो हमदर्द सरदादा है। आपका बहुत बड़ा एडमायर हूँ और हिम्मत सलाम है आपकी। बिल्कुल, मैं सवाल की तरफ जाऊँगा। इमरान भाई, यहाँ पे मैं एक महफिल में गया था, मुझे नून लीग के यहाँ पे जो सपोर्टर हैं उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तानी जाइएगा, क्योंकि अक्सर जो है हम आपकी बात करते हैं, अच्छा शहीद की बात करते हैं, समी इब्राहिम की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तानी जाएं, वहाँ पे ना अभी जब हालात ठीक होंगे तब जाइएगा। तो दूसरा ये कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि जी आप पीटीआई से हैं, यानी लेबल लगा देते हैं।
यहाँ पे एक मुकामी सहाफी है जिनकी मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ और उसमें फिर मुझे आप थोड़ा सा तबसरा कीजिएगा कि हम इन लोगों का क्या करें और क्या करना चाहिए, ये सुनिएगा थोड़ा सा। आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सिपह सलार आज़म फील्ड मार्शल हसन मीर साहब से कुछ बातें करनी है। अच्छा, इन्होंने जो पूछा है करनी आप रिपीट करते हैं, इस तरीके से स्लो बात करने हैं तो घंटा लग जाएगा। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मैं आसिम मनीर साहब के जो वो क्लास फेलो रहे हैं, उनके वालिद साहब उनके उस्ताद थे, और वो ये कह रहे हैं कि जब वो आएंगे पाकिस्तान तो वो उनसे बैठ के बात करेंगे, उनको बताएंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका क्या बंदोबस्त करना है। यानी तो ये बताएं कि यहाँ पे भी हम बैरून मुल्क रह के हम इस तरह की टाउटों वाली बातें करते हैं, और ये सिर्फ एक नहीं है, और भी कई हैं जो पाकिस्तान खबरें भी पहुंचाते हैं। एक तो हमारी एम्बेसी है, वहां पे भी आजकल कोई शुक्रिया आए हुए हैं आर्मी से, तो ये बताइए कि ये इन सब का तो सर आप यहाँ कह रहे हैं हमारी अपनी बरादरी के अंदर लोग जर्नलिज्म नहीं करते, कर्नलिज्म करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि आप जर्नलिज्म करना है, होता क्या है वो आपको वो कहते हैं जी हमारे मुताबिक आपने खबर देनी, हमारे मुताबिक आपने चलना है। इसके बदले में आपको मिलता क्या? चाय का कप मिल जाएगा, साथ बिस्किट मिल जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसे भी मिल जाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, कुछ लोगों को बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी। ये मैं आपको सीरियसली एक बात बताता हूँ कि साबिर शाकिर भाई की सिर्फ मिसाल दूंगा। साबिर शाकिर भाई का जो एक सैलरी पैकेज था जो लाइफ को पाकिस्तान में गुजार रहे थे, वो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं गुजार रहे, और ये कहते हैं कि वो कोई उन्हें अर्निंग हो जाती है सोशल मीडिया से वो बचा है। ये नहीं होता सर, कोई भी अपना घर नहीं छोड़ता, कोई भी अपने दोस्त और अपनी फैमिली नहीं छोड़ता। ये तकलीफ जब सारे लोग उठा रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीजन है, और आपको ना हर जगह पे हर तरह के लोग मिलेंगे और वो अपने अपने नजरिए पे चलेंगे। लोगों की सोचने का अपना तरीका होता है, और लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ लोग सीखते हैं। एक वक्त आएगा बाकी लोग भी सीख लेंगे। शुक्रिया। अच्छा, आपने दावत और इनके साथ जो टीम के लड़के हैं वो भी काइंडली आ जाए। अभी यहाँ से एक पिक्चर से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी। एक तो आप तमाम अहबाब का आने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, और मुझे यहाँ दावत देने के लिए, इज्जत देने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहन मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ आपसे, आप सबसे भी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। आप तमाम का जो टीम है यहाँ पे मौजूद है, आप सबका तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया भी आ गए मुझे भाई, आप भी आ गए, आसिफ भाई दोबारा भी आऊंगा, आज सारे आ गए। आपके साथ मैं फोटो प्लीज।